Hello students, lecture number 11, last topic of magnetic effect of current, and our topic is moving coil galvanometer. First of all, what is galvanometer? आपने लैब में देखा होगा galvanometer is used to detect or sense current in the electric circuit. तो आज हमने देखना है galvanometer की working construction के बारे में, how does it work and what are the parts of moving coil galvanometer. फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसका नाम मूविंग कॉइल क्यों रखा गया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल लगी होती है, वो रोटेट करती है ड्यू टू टॉर्क एंड फिर वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है जिसको हम देख पाते हैं, रीड कर पाते हैं. तो पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर. इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड measure electric current in circuit and it is very sensitive instrument. अगर इसमें थोड़ा सा भी करंट जाता है तो ये आपको डिफ्लेक्शन देता है. सेकेंड थिंग हम देखते हैं इसमें ऑन विच प्रिंसिपल इट डिपेंड्स. ए करंट कैरिंग कॉइल placed in magnetic field experience a current dependent torque which tends to rotate coil and reduce angular deflection. जो हमारा लास्ट टॉपिक था लेक्चर नंबर 10 में हमने देखा था टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. वही प्रिंसिपल आपको एज इट इज यूज करना है गैल्वेनोमीटर के अंदर. अगर आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं देन वो कॉइल रोटेट करती है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है. अब वो टॉर्क कहाँ से आया? ड्यू टू करंट. तो जैसे ही उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा करंट आने से तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होंगे. डिफ्लेक्शन हम एक नीडल लगा देते हैं, वो नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है जिससे हम देख पाते हैं कि करंट डिवाइस में है या नहीं है. तो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा गैल्वेनोमीटर कि जैसे ही करंट कैरिंग कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा एक्सपीरियंस एक करंट डिपेंडेंट टॉर्क. अगर करंट होगा कॉइल के अंदर तभी आपको टॉर्क एक्सपीरियंस होगा. अब ये टॉर्क क्या करता है? कॉइल को रोटेट करता है एंड रोटेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? एंगुलर डिफ्लेक्शन. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव हियर कि करंट एंड थीटा दिस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अगर करंट आता है कॉइल के अंदर तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होंगे. ये हम डेरिवेशन में देखेंगे. सेकेंड जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर बेस्ड है दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल मतलब टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब ये सर्कल क्या है? एज वी नो कि आप नॉर्थ एंड साउथ पोल जब स्टडी करते हैं मैग्नेट की तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा कहाँ से कहाँ चलती हैं? नॉर्थ टू साउथ चलती हैं. तो इसमें हमने देखना है कि जो टॉर्क यहाँ पर एक्सपीरियंस करती है कॉइल दैट इज NIAB sin थीटा. ऑलरेडी यू नो दिस expression torque is equal to NIAB sin theta. We have already discussed in lecture 10. So what is theta here? तो इस थीटा को देखने के लिए आपको देखना पड़ता है एंगल बिटवीन A and B. What is A here? Area vector. Area vector of coil and second thing is magnetic field. तो कब आपका टॉर्क मैक्सिमम लगता है? टॉर्क इज मैक्सिमम एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपको कॉइल को कैसे प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड में? सो दैट इज माय कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस उसी के अलोंग आपको लूप का जो प्लेन है वो पैरेलल होना चाहिए.
so that कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो। क्लियर है ये चीज कि आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ लूप दैट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर so that area vector and magnetic field angle equal to 90 डिग्री। ये हमने डिस्कस भी किया था पहले, थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, सो दैट इट इज एन आई ए बी। साइन 90 आप पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये आपको एलिमिनेट करना जरूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि टॉर्क में डिपेंडेंसी किसकी आए, थीटा की, बिकॉज थीटा इज वेरिएबल। जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो उसका जो एरिया वेक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पोजीशन पे चेंज होगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम किसको स्टडी करें, आई को। अगर हम सिर्फ आई को देखना चाहते हैं तो एन नंबर ऑफ टर्न्स आप फिक्स कर सकते हैं। एरिया, एरिया कॉइल का आपने जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसको देखा तो एरिया हम उसको फिक्स कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड को भी हम फिक्स वैल्यू कर सकते हैं, कांस्टेंट। जब हम पोल्स लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं। नाउ दिस थीटा एंड आई ये वेरिएबल है। अब इस थीटा को आपने कैसे 90 डिग्री रखना है तो उसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। फॉर दैट हम क्या करते हैं कि सिलेंड्रिकल पोल पीसेस लेते हैं हम, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट उसकी जो शेप है वो हॉर्स के शू जैसी होती है। तो सिलेंड्रिकल पोल पीसेस आप लेंगे, उसको अगर आप बीच में से कट करेंगे और उसके अंदर आपने क्या किया, एक कॉइल ली, कॉइल का फ्रेम आपने रेक्टेंगुलर लिया, उसके ऊपर वायर रैप करनी है एंड देन प्लेस ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कोर इक्वल टू 0। सेकेंड थिंग सॉफ्ट आयरन कोर के पास होती है, सॉफ्ट आयरन कोर हैज हाई परमिएबिलिटी। दैट मीन्स कि सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा मटेरियल है जो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने थ्रू पास करता है, इंटेंसिफाई करता है मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ऐसा प्लेस करने से सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम पोल पीसेस के बीच में फिट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो इसका क्या फंक्शन होता है कि जो प्लेन ऑफ कॉइल है उसको ये हमेशा पैरेलल रखेगा मैग्नेटिक फील्ड के, और थीटा ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दैट इज द फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार कि लाइक दिस सॉफ्ट आयरन कोर। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल लगाते हैं तो नॉर्थ से साउथ कैसे लाइन जाएंगी, इफ दिस इज, अगर ये ऐसे सेंटर से लाइक दिस, ये कैसे जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस करती हूँ लाइक दिस, ये वाली ये यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। देन आपने स्टडी किया था कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो एक्चुअली उनका जो पाथ है वो अब कैसा बनेगा, ये यहाँ से आई और ये ऐसे निकली, दिस लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स सॉफ्ट आयरन कोर से पास करेंगी उनको हम कैसे शो करेंगे कि वो ऐसे कंप्रेस हो गई हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि फेरोमैग्नेटिक क्या करता है, उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैक्सिमम पास होती हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। टू प्रिंसिपल्स आर देयर ऑन विच galvanometer depend. First is current carrying coil placed in magnetic field experience a current dependent torque. Second is radial magnetic field. On the basis of these two principles, we will study construction and working of galvanometer. Now next is construction of galvanometer. How can we construct a galvanometer? For this, first we choose a soft iron core and it is mounted on this frame. This is soft iron core. So that is the top view. अगर आप टॉप से देखते हैं एक गैल्वेनोमीटर को तो उसमें एक जो कॉइल है उसका हमने एक फ्रेम रखा, इस फ्रेम के ऊपर हमने कॉपर की वायर वाउंड की और देन इस कॉपर जो फ्रेम हमने बनाया इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर को रखा। उस सॉफ्ट आयरन कोर के बाहर हमने पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट लगाए। देन
दिस सॉफ्ट आयरन कोर, इसका फंक्शन हमने डिस्कस किया, इसने कैसा फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये जो आपको फील्ड नजर आ रहा है दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि एवरी टाइम एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कैसा कर देगा उसको, जो प्लेन ऑफ लूप है दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एवरी टाइम। एंड जब ये कॉइल घूमेगी तो हमने इसके साथ एक पॉइंटर लगा दिया, एल्यूमिनियम पॉइंटर। अब ये कॉइल के साथ घूमने के साथ ये पॉइंटर है, ये हमें रीडिंग शो करेगा ऑन दिस स्केल, दैट इज टॉप व्यू। अगर हम फ्रंट व्यू लेते हैं दैट इज फ्रंट व्यू ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन दिस सिलेंडर इज सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, दिस इज सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ये हमने एक फ्रेम लिया, इस फ्रेम के ऊपर हमने कॉपर की वायर को रैप किया है। आफ्टर दैट यहाँ पर हमने लगाए हेयर स्प्रिंग लाइक दिस ऑन द बोथ एंड्स। अब जो फ्रेम है उसमें से हमने दो पाइवेट्स निकाले, दिस आर लाइक दिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोकीले। हमने कुछ स्क्रू लगाए हैं, जैसे कॉइल घूमेगी तो ये विदाउट फ्रिक्शन क्या करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन इसको ऐसे एक्सिस के चारों तरफ घुमाएंगे। दिस आर पाइवेटेड नोन एज जेवल्ड बेरिंग। हेयर स्प्रिंग इज अटैच्ड टू दैट सॉफ्ट आयरन कोर, और ये जो फ्रेम है ये इसके साथ घूमेगा। Now these two ends of frame are connected to terminals, external terminal, जहाँ से हमें करंट प्रोवाइड करना है इस कॉइल को। Now this is our concave pole, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और बीच में हमने ये कॉइल यहाँ पर प्लेस किया है। एंड अगर ये रोटेशन करता है तो इसकी एक्सिस के साथ जो पाइवेटेड हैं हमने एक पॉइंटर लगाया, दिस इज पॉइंटर, एंड दैट इज सर्कुलर स्केल, जो स्केल हमें रीडिंग बताएगा कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इज कॉपर कॉइल वाउंड ऑन मेटल फ्रेम, एक मेटल के फ्रेम के ऊपर हमने कॉपर कॉइल रैप की है ऑन ए सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर। सेकेंड, पाइवेट्स होंगे रेस्टिंग ऑन फ्रेम के ऊपर। नाउ कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस, एंड अगेन हेयर स्प्रिंग हमने यहाँ पर अटैच किए हैं, और इन स्प्रिंग का काम क्या होगा, काउंटर टॉर्क लगाना। व्हाट इज काउंटर टॉर्क नाउ हियर, जैसे कॉइल के अंदर करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने उसको रखा है, कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे वो रोटेट करेगी कंप्लीट तो उसके साथ हमने क्या लगा दिए, हेयर स्प्रिंग। जैसे वो घूमेगी तो ये जो स्प्रिंग है ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। टाइट होने के बाद उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि वो वापस अपनी जगह पर आना चाहता है। तो जितना कॉइल घूमेगी उतने जो स्प्रिंग है वो टाइट होंगे, और उनके अंदर क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा, काउंटर टॉर्क। टॉर्क क्या कर रहा है, कॉइल को घुमा रहा है, उसके साथ साथ स्प्रिंग क्या हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आना चाहता है तो क्या एक्सर्ट करेगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क एंड काउंटर टॉर्क सेम थिंग। अगर कॉइल रोटेट करती है तो हेयर स्प्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, काउंटर टॉर्क। थर्ड पॉइंट, कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जो यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोल हमने लगाए हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट, रोटेशन इज मेजर्ड बाय, जो रोटेशन है, जैसे रोटेशन होगी पॉइंटर उसके साथ अटैच है, एल्यूमिनियम का हमने पॉइंटर लिया है तो वो पॉइंटर भी इसके साथ घूमेगा, ठीक है। और साथ में हमने लगाया एक स्केल, स्केल हमें दिखेगा, रीडिंग देगा हमें। एंड लास्ट पॉइंट, हमने यहाँ पर दो टर्मिनल्स दिए हैं जहां से हमें इस फ्रेम को करंट देना है। सो दैट्स आर द पॉइंट्स अबाउट कंस्ट्रक्शन। Now working of galvanometer is depends on current। अगर हम कॉइल के अंदर करंट जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का प्रोड्यूस करते हैं उतनी ज़्यादा उसके अंदर रोटेशन आएगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू टॉर्क जो स्प्रिंग है, जो कॉइल घूमेगी, कॉइल के साथ साथ जो स्प्रिंग है वो भी टाइट होगा। तो जितनी ज़्यादा रोटेशन होती है उतना ही क्या हुआ, काउंटर टॉर्क एक्सर्ट
और क्रिएट इन हेयर स्प्रिंग। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, एक टॉर्क किसको घुमा रहा है, कॉइल को, सेकंड टॉर्क किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, स्प्रिंग के अंदर, वो वापस अपनी जगह आना चाहता है। तो ऐसे जितना करंट हम प्रोड्यूस करते जाएंगे कॉइल घूमती जाएगी, स्प्रिंग टाइट होता जाएगा। अगर मान लीजिए आपने टॉर्क क्रिएट किया 100, क्लियर, आपने करंट पास किया कॉइल के अंदर एंड टॉर्क कितना क्रिएट हो गया 100। अब जो स्प्रिंग है उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, वो टाइट होता जा रहा है और टाइट होगा जब तक वो 100 नहीं आ जाता, एट ए पॉइंट उसके अंदर जो काउंटर टॉर्क है वो 100 हो जाएगा। उस पॉइंट पर दोनों टॉर्क क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। बैलेंस होने के बाद अब फर्दर जो रोटेशन है कॉइल का वो नहीं होगा, क्योंकि अब उसके पास और कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग कंप्लीटली टाइट हो गया है। बोथ टॉर्क क्या हो गई हैं, इक्वल हो गए हैं, रोटेशन वहां पर रुक जाएगी। अब ये जो रोटेशन है, कितनी रोटेशन हुई वो हम किससे देख सकते हैं, जो पॉइंटर हमने लगाया है, क्योंकि पॉइंटर किसके साथ अटैच है, जो पाइवेटेड स्क्रू है। और जब पॉइंटर हिलेगा तो आपको किसकी मेजरमेंट देगा, करंट की, कि सर्किट के अंदर करंट कम है या ज्यादा है, वो हम कैसे गेस करेंगे इसके अंदर, बाय इंडिकेटर। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो रोटेशन भी ज्यादा होगी, रोटेशन ज्यादा होने से टॉर्क ज्यादा है, ड्यू टू दैट टॉर्क स्प्रिंग ज्यादा टाइट होगा, स्प्रिंग ज्यादा टाइट होने से जो पॉइंटर है वो भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये एक सीरीज बन गई है, इफ करंट इज मोर टॉर्क इज मोर, इफ टॉर्क इज मोर काउंटर टॉर्क ऑफ स्प्रिंग इज मोर, एंड ड्यू टू दैट डिफ्लेक्शन इन स्केल विल बी मोर। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि जो करंट है वो हमें किससे कैसे पता चल रहा है, डिफ्लेक्शन से। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, अगर डिफ्लेक्शन कम है स्केल बिट में, सर्किट के अंदर करंट भी कम है। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन theory. So as we know, torque created by current carrying coil and that is equal to NI AB, and this torque is also known as deflecting torque. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसने क्रिएट किया, जो करंट कैरिंग कॉइल है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक रिस्टोरिंग फोर्स किसमें आता है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन कॉइल ड्यू टू स्प्रिंग। अब हम स्प्रिंग का कांस्टेंट देखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज नोन एज टॉर्शन कांस्टेंट। So it is defined as torque required to produce 1 unit angular twist। तो हमें स्प्रिंग का टॉर्शन कांस्टेंट पता होना चाहिए कि 1 डिग्री घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए आपको कितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट है। तो ये सब स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा। अगर अल्फा एंगल से ट्विस्ट हुआ है स्प्रिंग तो उसके अंदर टॉर्क कितना रिक्वायरमेंट होगा, से के इज दिस टॉर्शन कांस्टेंट। अगर 1 यूनिट के लिए, 1 डिग्री के लिए कितना है के, तो अल्फा डिग्री के लिए कितना होगा, के अल्फा। सो के अल्फा इज रिस्टोरिंग टॉर्क हियर। क्लियर दिस पॉइंट कि टॉर्शन कांस्टेंट क्या होगा किसी भी स्प्रिंग का, कि कितना आपको टॉर्क रिक्वायर्ड है अगर 1 यूनिट एंगुलर ट्विस्ट करना है। अगर हमने अल्फा देखना है कि अल्फा एंगल से ट्विस्ट हुआ तो उसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे आप, टॉर्क के अल्फा। नाउ एट ए पॉइंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क आर इक्वल। नाउ देयरफॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क equal to restoring torque
Now equate equation first and second. We have NIAB equal to K alpha. Calculate the value for I, K, NAB alpha. So that is the result. Now see what is K? Torsion constant. किसी भी given spring के लिए K है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्या होगा, डिसाइडेड होगा, फिक्स होगा. एंड नंबर ऑफ टर्न्स, जब हम गैल्वेनोमीटर डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होगा, हेयर स्प्रिंग, उसका K कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होंगी. area of coil is also fixed and magnetic field. That means these all quantities are constant during manufacturing of galvanometer. Now our current I is directly proportional to this alpha if all these are constant. So we can say that K and AB is galvanometer constant. K and AB, these are equal to G. What is G here? Galvanometer constant. Now we can replace this by G alpha. Clear this point? Now this G is constant, or we can say I is directly proportional to alpha. ये दोनों सिंबल आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, इसको ध्यान से करना. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल, दैट इज अल्फा एंगल. जो एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है वो अल्फा एंगल होगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन प्रूव दैट कि जितना ज्यादा करंट होगा सर्किट के अंदर उतना ही ज्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा. हम लैब में देखते भी हैं गैल्वेनोमीटर नीडल जीरो में लगी होती है. अगर करंट कम है तो 10 डिग्री 20 डिग्री, इट मीन्स जो डिफ्लेक्शन है वो रोटेशन एंगल्स के टर्म में आप मेजर करते हैं. बाय मेजरिंग अल्फा वी कैन डिटेक्ट करंट इन द सर्किट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है. अगर आपको दो गैल्वेनोमीटर दिए जाएं, दोनों में सेम करंट पास हो, एक गैल्वेनोमीटर ने कम डिफ्लेक्शन शो किया, सेकेंड ने लिटिल करंट माइक्रो एम्पियर पे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया, तो आप किस गैल्वेनोमीटर को बेस्ट कहेंगे? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होने पर भी ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है और शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन, उसी को हम क्या कहेंगे कि ये वाला गैल्वेनोमीटर ज्यादा बेस्ट है. तो वो मेजर करने का पैरामीटर क्या होगा? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो इसमें आपकी दो चीजें आती हैं. फर्स्ट इज करंट sensitivity, that is deflection produced in galvanometer, or we can say large deflection produced in galvanometer when a unit current passed through it, and current sensitivity is represented by IS. Now deflection is measured by alpha and per unit current, that is I. So as we know from previous formula, we have I equal to NBA and that is alpha. Clear? Now आपको निकालना है alpha by I. Alpha by I. Alpha by I from here, this is K and BA. Okay, reciprocal of this. Sorry, it is NBA by K. So this is current sensitivity. Now how can we increase current sensitivity? तो यहाँ पे आप फैक्टर देख सकते हैं, IS किस पर डिपेंड कर रहा है. So current sensitivity is increased by current sensitivity can be increased by first factor directly proportional to n. If we increase number of turns, अगर आप number of turns बढ़ा देते हैं कॉइल की तो भी करंट की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो भी आपकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी. थर्ड इज एरिया ऑफ कॉइल.
ये भी आपका ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ इज दिस के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो आप कैसे सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे? बाय डिक्रीजिंग टॉर्शन कांस्टेंट। अब टॉर्शन कांस्टेंट को आप कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? अगर आप सॉफ्ट स्प्रिंग रखेंगे तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, ट्विस्ट प्रोड्यूस होंगे, वो कम होंगे। अगर हार्ड स्प्रिंग लेते हैं तो उसके अंदर जो ट्विस्ट आएंगे वो ज्यादा टाइट होंगे। तो आप टॉर्शन कांस्टेंट को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय चूजिंग ए मटेरियल जिसका जो टॉर्शन कांस्टेंट है वो कम हो, और वो किसके लिए होता है? फॉस्फोर ब्रोंज के लिए, फॉस्फोर ब्रोंज। If we use this material to make spring, then its torsion constant become less. तो ये 4 फैक्टर है जिन पे डिपेंड करेगा करंट सेंसिटिविटी। अब इसमें एक टर्म और आती है, सेकंड इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज को कैसे सेंस करेगा? दैट इज लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन galvanometer when a unit potential difference provided to its ends। कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ गैल्वेनोमीटर में जब हम एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पर लगाते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Vs and that is alpha by V, and as we know from Ohm's law V is equal to IR। अब हमें अल्फा बाई आई की वैल्यू पता है, अल्फा बाई आई दैट इज N B A, this is K and one additional quantity is here R, this R is resistance of coil। तो ये जो टर्म है ये किसके लिए? करंट सेंसिटिविटी के लिए। सो वी कैन रीराइट दिस IS बाई R। अब आपने देखा कि करंट सेंसिटिविटी को आप कैसे 4 फैक्टर से इंक्रीज कर सकते हैं, बट इन वोल्टेज सेंसिटिविटी हियर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को अगर आप कम करेंगे तब भी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। देन हाउ कैन वी डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल को आप कैसे कम करेंगे? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा था अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप कम करेंगे तो उसके साथ क्या हो जाता है? करंट सेंसिटिविटी पे इफेक्ट होगा। हम चाहते हैं कि करंट सेंसिटिविटी को बिना डिस्टर्ब किए वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना। तो फर्स्ट फैक्टर होता है रेजिस्टेंस जिस पर डिपेंड करता है, दैट इज लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड फैक्टर इज एरिया। अगर हम एरिया को कम कर दें तो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एंड अगर हम एरिया को ज्यादा कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर एरिया को कैसे कम कर सकते हैं? जब आप कॉइल को रैप करते हैं तो वहां पर कॉपर वायर है उसको थिक यूज करके, जितना आप थिक यूज करेंगे रेजिस्टेंस उसका ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। सो इन दिस मैनर वी कैन इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो दैट्स ऑल अबाउट galvanometer, its working, principle, construction, voltage sensitivity and current sensitivity। very important topic, as a 5 marks क्वेश्चन भी ये बहुत बार पूछा जाता है। इट्स कंस्ट्रक्शन अबाउट इट्स न्यूमेरिकल एंड सेंसिटिविटी के बारे में। सो इसको अच्छे से स्टडी करिए, रिवाइज करिए। थैंक यू।